अस्सलाम, आप देख रहे हैं इस्नाउ में हूँ अली सरवर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया है और ये फैसला 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया है। बहुत अहम ये केस था। फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं वो मंजूर कर ली गई हैं और जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था उन्होंने ये आज फैसला सुना दिया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ये लार्जर जो बेंच था इसमें शामिल थी। सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का भी मुतफ़िका तौर पर कलअदम करार दिया है इस फैसले को। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा है कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 वो आइन से मुतसादिम है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आर्मी एक्ट के जो सेक्शंस हैं उन्हें गैर आइनी करार देने पर अपनी राय जो है वो महफूज कर ली, उन्होंने अपनी राय नहीं दी। और सुप्रीम कोर्ट का बाकी फैसला 5 जजेस की अक्सरियत से और 9 और 10 मई की जो वाक़यात में ज़हर हिरासत तमाम अफराद पर अब जो है इसका इत्तलाक होगा। बहुत अहम फैसला है। गो के इस पर जो सीनियर वकला हैं पाकिस्तान के, जैसे एतजाज़ हसन साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी इस फैसले को तो सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। और जबकि सलमान अकरम राजा साहब, वो भी बड़ा नाम पाकिस्तान के कानून के हवाले से, उन्होंने भी यही कहा है कि जी आर्मी जो एक्ट की बात शिकें जो हैं वो आइन पाकिस्तान से मुतसादिम हैं। ज़ाहिर ये उनका है सारा, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो थे मंसूर अवान साहब, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए और उन्हें साबित करने की कोशिश की और कि जनाब ये उन्होंने कहा शुरू में अदालत से कि मुझे 1-1.5 घंटा दिया जाए, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, मैं दलाइल दूँगा और अदालत को आगाह करूँगा कि 2015 में जो आइनी तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतें क्यों बनाई गई थीं और ये भी बताऊँगा कि इस वक्त फ़ौजी अदालतों के लिए आइनी तरमीम क्यों ज़रूरी नहीं। दलाइल के दौरान जो है अदालती सवालात के उन्होंने जवाबात भी दिए। अब ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और इस फैसले के हवाले से एक कहा जा रहा था जी ये बड़ा डिपेंड करेगा ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सियासत पर भी। इस पर हम बात कर रहे हैं। मुल्क का मारूफ नाम बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद हैं, मारूफ कानूनदान। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया है, अब पहले तो मैं चाहूँगा कानून दान की हैसियत से आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली ज़फ़र साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यस। और इससे पहले कि मैं कानूनी तौर पर कोई बात करूं, मैं एज अ शहरी इस मुल्क के कहना चाहता हूं कि आज इस मुल्क के आइन में मेरा फेथ जो है वो रिस्टोर हो गया है। और मैं ये समझता हूं, क्योंकि एज ए यंग पर्सन मैं ये समझता हूं कि अगर इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड पाकिस्तान में होता रहा तो हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। एज अ कानूनदान मैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का रिएक्शन है, मेरा भी बिल्कुल वही रिएक्शन है। और मैं समझता हूं कि ये ट्रायल्स सरीहन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। कई दफा आपके प्रोग्राम में आकर मैंने यही बात की कि ये फॉर अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आईनी तरमीम के बगैर ये ट्रायल्स नहीं हो सकते और इवन अदरवाइज इवन ऑन द मेरिट्स ये ट्रायल्स होने भी नहीं चाहिए, चूंकि ट्रायल का मतलब ही ये है कि एक इंडिपेंडेंट जज बैठा हो। कोई फौजी जो होता है वो अपने सीनियर के ऑर्डर का पाबंद होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। और फिर जाहिर है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो जुडिशियल कॉम्पिटेंस का है कि क्या जाहिर है कि पाक फौज को 100 सलाम, हमारे दिलों के अंदर बहुत जगह है पाकिस्तान फौज की, हमारे सिरों का ताज है, हमें मोहब्बत है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पाक फौज फुटबॉल भी अच्छा खेले या पाकिस्तान फौज क्रिकेट भी अच्छी खेले या पाकिस्तान फौज जो है वो जहाज बनाना शुरू कर दे। तो इसी तरह ये ट्रायल चलाना, ट्रायल को कंडक्ट करना, ये बड़े टेक्निकल मैटर्स हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट देना, आर्ग्यूमेंट्स को समझना, लीग लॉ को फैक्ट्स पे अप्लाई करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक जुडिशियल ऑफिसर ही कर सकता है जो क्वालिफाइड हो बाय हिज एजुकेशन एंड बाय हिज एक्सपीरियंस। और मेरे ख्याल में इन्हीं वजूहात की वजह से ये जो एक मीडिया में चल रहा है कि शायद ये 4-1 का फैसला है, ऐसा नहीं है। अगर आप शॉर्ट ऑर्डर पढ़ें तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड एंड नल जो करार दिए हैं वो पांचों जजेस ने इनको फॉर डिफरेंट रीजन, पांचों जजेस ने इन ट्रायल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया तो है। यहिया और अफरीदी मैं ने जो ये महफूज समझता कर हूं ली ना राय अपनी, यहिया अफरीदी ने अपनी राय महफूज रखी है। ओनली विद रिगार्ड टू पैराग्राफ नंबर 1। जो पैराग्राफ नंबर 2 एंड 3 है, जो ये कहता है कि 9 और 10 मई जो जिन लोगों को पकड़ा गया और फिर जिनके ट्रायल शुरू किए गए और फिर इस पिटिशन के फाइल होने के बाद भी
उस कनेक्शन में जिन लोगों को पकड़ा गया उन तमाम के ट्रायल्स ऑर्डिनरी कोर्ट्स में किए जाएं। इस बात पे यह्या अफरीदी भी पूरे कोर्ट के साथ यूनानिमस वर्डिक्ट है। तो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट तो ये है। अब जो है वो शायद कोई कोर्ट रिपोर्टर साहब जो है वो किसी एक चैनल पे सही बात नहीं बता सके तो वो तमाम ही चैनल्स पे चल गई, लेकिन 9 मई के जो एक्यूज हैं उन सबके ट्रायल ऑर्डिनरी कोर्ट्स में चलेंगे, ये 5 के 5 जजेस ने कहा है। और मैं समझता हूं कि आपका जो आइन है खासतौर पे आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10A वो ये ही उसकी एक रीडिंग कंबाइंड बनती है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 9 के साथ कि ये ट्रायल सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ के अंदर होंगे। कोई मार्शल कोर्ट्स नहीं हो सकते जब तक मार्शल लॉ इम्पोज ना हो, और इस आइन के तहत मार्शल लॉ को इस तरह इम्पोज नहीं किया जा सकता। वो तो फेडरेशन की और उसके बाद फिर नेशनल असेंबली की पावर है कि अगर वो समझे कि इमरजेंसी लगानी है तो लगाए, वरना अदरवाइज ये तमाम ट्रायल ऑर्डिनरी कोर्ट्स में होने चाहिए। और मैं कहता हूं कि इत्तेजाज अहसन साहब ने तो कहा है कि वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मैं उनसे एक कदम आगे जाके कहना चाहता हूं कि ये अगर कोई हीरे के अल्फाज होते हैं तो ये फैसला उनमें याद रखा जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें सलमान अकरम राजा साहब की मैंने बात दोहराई आपके सामने कि आर्मी एक्ट की बात शिकें जो हैं वो आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। सर, ये जो उन्होंने बात की है सलमान अकरम राजा साहब ने। जी 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 बिल्कुल, और यही सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्मी एक्ट की जो 2D है जो कहता है कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है तो उसका जो ऑफिशियल सिगरेट्स एक्ट के तहत उसका ट्रायल हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दी गई है, यानी कि वो आइन से तसादुम में थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वॉइड कर दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो इस कानून का हिस्सा नहीं रही। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल था, मैं चाहता हूँ ये आपसे ही पूछूं, और वो ये था कि जिन कवानीन का ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं, और वो उसमें अगर एक सवाल पूछा जाए आपसे कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से कि बुनियादी हकूक़ की जो फरहमी है क्या पार्लिमान की मर्जी पर छोड़ी जा सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। आर्टिकल 8 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स किसी सूरत भी एब्रिज नहीं हो सकते, और अगर पार्लियामान भी कोई ऐसा कानून बनाता है जो उन फंडामेंटल राइट्स के साथ तसादुम में हो तो ये कोई जो है वो चॉइस नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी है सुपीरियर कोर्ट्स की, जिसमें आपके 5 हाई कोर्ट्स आते हैं और सुप्रीम कोर्ट आती है। इन कोर्ट्स की ये जिम्मेदारी है कि उस कानून को कलादम करार दें। वो कानून जो है स्टैट्यूट बुक पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ये आइन की आप कह रहे हैं बुनियादी हकूक़ की जो फरहमी हो हर कीमत पर यकीनी बनाता है, लेकिन शहरियों पर आर्मी की डिसिप्लिन और बुनियादी हकूक़ के मौतली के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो ये दलाइल भी दिए मंसूर साहब ने, लेकिन आप जी कह रहे हैं कि जी ये ऐसा नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली नॉट कहा आपने। तो अब जो सूरत हाल है उसमें आपको आइन और कानून के तहत जो मुसलसल बात की जा रही थी कि जनाब देखिए आइन का क्या होगा, और आइन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बंदियाल साहब थे तो कहा जा रहा था जी फलां की तरफ झुकाव है इनका। अब इस जस्टिस फायद ईसा साहब आ गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो उनका झुकाव फलां की तरफ होगा। तो ये जो राय बाज वकला भी दे रहे थे, तो आप नहीं समझते हैं कि ये भी मुनासिब नहीं है? जी बिल्कुल गैर मुनासिब बात है, और अली साहब मैं तो कई दफा ये बात कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह डिवाइड करने से इज्तनाब करना चाहिए। ये हमारे इदारे हैं, इस तरह बिल्कुल जो है वो पर्सन स्पेसिफिक होके और कंडक्ट के ऊपर जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। एंड नो जज और नो लॉयर वर्थ हिज सॉल्ट जो है, ये मैं पहले भी एक दफा जो आपके शो में मैंने ये बात की थी कि नो लॉयर एंड नो जज वर्थ हिज सॉल्ट would say that military trials can be valid। ये ऐसे ही होगा कि जैसे एक कार इंजीनियर कहे कि हमें पहियों को निकाल के और गाड़ी के नीचे घोड़े लगा देने चाहिए। ये हो नहीं सकता। कोई भी जज होगा वो मेरे ख्याल में तो मिलिट्री ट्रायल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगा। और खास तौर पे जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं, उन्होंने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केस में 2015 में जब एक आईनी तरमीम भी मौजूद थी तो उन्होंने ये मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए थे और इनको सेट असाइड भी करने का ऑर्डर दिया था। काजी फायद ईसा साहब की तो तब से यही पोजीशन है
तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को समझता हूँ कि किसी भी सिविलियन को ये जो है इस तरह जो है वो जबरदस्ती कोर्सिवली उसके साथ एक्ट नहीं किया जा सकता कि उसको किसी एक आर्मी ऑफिसर या ब्यूरोक्रेसी के किसी ऑफिसर के सामने लाके बिठा दिया जाए और उसको नाम दे दिया जाए मिलिट्री कोर्ट का या ब्यूरोक्रेसी कोर्ट का, और वो बैठकर फिर उस केस का अच्छा, फैसला उन्होंने जो करे। दलाइल दिए ऐसा थे आइन इजाजत नहीं सकता। इसमें वैसे साहब उन्होंने जो दलाइल दिए, मैं चाहता हूँ वो बड़े कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिस पर बाज़ हमारे जो मारूफ कानूनदान हैं उन्होंने भी इत्तफाक किया था। जिस तरह उन्होंने ये कहा कि जी ये देख लीजिए कि 9 मई के जो मुलजमान उनका ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा, फैसले में वजूहात दी जाएंगी और शहादतें भी रिकॉर्ड होंगी। आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे भी पूरे होंगे। तो फिर मसला क्या था सर? नहीं देखिए, ये तो फिर इसी तरह अली सरवर साहब बात बन जाएगी कि कोई मर्द अगर लिपस्टिक लगा ले तो वो औरत हो जाएगा। द इशू इज कि क्या जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं या नहीं है, और ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ के अलावा कोई और फॉरन इस बेशक वो फैसले में रीजनिंग लिखे या ना लिखे, क्या वो फैसला कर सकता है? और अगर आपने ये एक्सेप्शन कर दी कि चूंकि वो रीजनिंग देंगे इस वजह से फैसला वैलिड होगा, तो फिर तो ये बात फिर ये एक्सेप्शन तो बहुत आगे चली जाएगी। कल को एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहेगी कि हम अपने लोगों के फैसले जो हैं वो खुद करेंगे और किसी को इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम भी जजेस की तरह इसके अंदर रीजनिंग लिख देंगे। तो स्टेट की जो मोनोपोली है वायलेंस के ऊपर और फिर जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर, वो तो फिर खत्म हो जाएगी अली सरवर साहब। नहीं, लेकिन तो उसमें इस उन्होंने बात कहा को कि जी समझना बहुत जरूरी है नहीं तो कि वो ऑर्डिनरी देखिए कोर्ट्स ऑफ लॉ को रेप्लिकेट नहीं सर, किया देखिए जा माजी सकता। में, लेकिन वैसा माजी में तो फैसले होते रहे। और दूसरी बात ये, जब वो शफाफ ट्रायल के तकाजे भी पूरे कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी की जा सकेंगी, वो कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें हम दे रहे हैं। अब तो उससे तो मुख्तलिफ है जो माजी में फौजी अदालतों में फैसले आए हैं। जी, और आपकी बात इस हद तक तो दुरुस्त है, और इस बात के अंदर जो है वो कोई दो राय नहीं है कि पहले जो है हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसे इंस्टेंसेस मौजूद हैं यहाँ पर मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं। लेकिन अली सरवर साहब, शायद वो पेशावर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, शायद आपकी से गुजरी हो, जिसके अंदर तमाम की तमाम कन्विक्शंस को सेट असाइड कर दिया गया। और वो जजमेंट अगर कोई भी पढ़ ले तो उसको ये पता लग जाएगा कि आखिर क्यों दुनिया के हर मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर उस मुल्क में जहां पर एक रिटन आइन मौजूद है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर आखिर क्यों ये इजाजत नहीं दी जाती कि जुडिशरी के अलावा कोई और ट्रायल कर सके, और क्यों जुडिशियल पावर को एक्सक्लूसिवली जुडिशरी के अंदर वेस्ट किया जाता है। एक बात मैं इसके अंदर और ऐड करता चलूं कि पहले तो जाहिर है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला किया है कि एक डिक्टेटर के पास जो है 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स होंगी, जो है वो जफर अली शाह के केस में। लेकिन जाहिर है हम कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी में उसको वैलिड रिगार्ड नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो आईनी पोजीशन है वो तो यही है कि मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो नहीं हो सकते। जो भी ट्रायल होगा, बेशक जो भी जुर्म हो, जो है यानी मर्डर से बड़ा जुर्म तो कोई नहीं होता अली सरवर साहब। तो मर्डर का ट्रायल जो है वो भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ में ही होता है। तो जो भी जुर्म होगा वो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर साबित करना पड़ेगा, फिर ही सजा होगी। सिर्फ इस एक्सेप्शन की वजह से कि फैसले के अंदर रीजनिंग आ जाएगी और उसकी अपील हाई कोर्ट में दे देंगे, इससे जो अथॉरिटी है वो वेस्ट नहीं हो सकती किसी ऐसी अथॉरिटी के अंदर जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ के अंदर ना आती। अच्छा, ये चूंकि हम बात ये कर रहे हैं कि चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट में एक फहरिस्त दी गई थी 102 अफराद की, और जिनके हवाले से बात हो रही थी कि फौजी अदालतों में शायद इनके ट्रायल होंगे, शुरू होंगे। अगर शुरू हो भी चुका है तो अभी ये चूंकि कलअदम करार दे दिया है, तो आप कानूनी नुक्ता ये बता दीजिए, क्या वो भी अब रुक जाएगा केस और सिविलियन अदालतों में आ जाएंगे वो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम केसेस खत्म हो गए हैं। जो ट्रायल जहां तक भी पहुंचे हैं ये डिनोवो हो गए फौज की हैं। डिनोवो तहवील से में जो मुराद ये मुल्जिमान है सर, कि एज इफ फौज की तहवील में they मौजूद never मुल्जिमान की existed। दरखास्तें भी वापस हो जाएंगी, कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी एक्यूज लोग हैं उन तमाम के जो ट्रायल्स अभी तक हुए हैं या नहीं हुए, जो हुए हैं वो डिनोवो हो जाएंगे। डिनोवो से मुराद ये है
कि अभी तक कोई ट्रायल जो है वो हुआ ही नहीं था और दोबारा से शुरू होगा, और जिनके शुरू नहीं हुए उनके जो है वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स में ट्रायल्स जाएंगे। और ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट जो हैं, जो बेसिकली आपकी सेशन अदालतें होती हैं, वो अब ये फैसला करेंगी कि क्या कोई जो है जुर्म का इर्तिकाब हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो उसके लिए कितनी सजा दी जाए। तो फिर आप बतौर कानूनदान क्या समझते हैं? चलें जी, ये 9-10 मई के जो वाक़यात थे, इसके हवाले से तो बहुत ही एक फैसला आया है जिसके बारे में आपने खुद कहा कि एतजाज़ इंसाफ के जुमला बड़ा ज़बरदस्त है, जिन्होंने तारीखी फैसला भी करार दिया, सुनहरे हुर्फ की बात भी उन्होंने की। तो फिर कौन से मुकदमात रह जाते हैं जो आप समझते हैं कि वो फौजी अदालतों में चलाए जा सकते हैं? जी, खुद अपने फौज के डिसिप्लिन के लिए अगर कोई बंदा फौज में इनलिस्ट होता है तो उसका जो है कोर्ट मार्शल हो, और बिल्कुल हो, वो फौज में डिसिप्लिन के लिए जरूरी है। एक उसकी हिस्टोरिकल रेलिवेंस है, और उसका जो है अल्टीमेटली जो है वो ट्रायल जो है वो थ्रू होना है थ्रू द जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। और वहां से अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड में वो चैलेंज करना चाहता है तो वो पहले अपील आर्मी चीफ को भेजे, और उसके बाद 199 के अंदर हाई कोर्ट आ जाए, और अगर हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बाद 185 में सुप्रीम कोर्ट चला जाए। मगर ये कोई भी सिविलियन जिसका फौज से ताल्लुक नहीं है, जो सिपाही नहीं है, जो ब्रिगेडियर नहीं है, जो जनरल नहीं है, जो कर्नल नहीं है, किसी रैंक से, किसी फौजी रैंक से ताल्लुक नहीं रखता, उसका ट्रायल किसी सूरत कोई जो है कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, उसका ना कोई मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, उसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ में होगा। और अगर आपने सिस्टम को बचाना है तो अली सरवर साहब, मुल्क को इसी तरह आइन के मुताबिक ही चलाना पड़ेगा। यानी निज़ाम जो है, अब आप समझते हैं इस फैसले के बाद निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम होगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर हमारे कोर्ट्स ने भी इस तरह के फैसले शुरू में ही ले लिए होते जैसे बेशतर और ममालिक के कोर्ट्स ने लिए, तो मेरा ख्याल है कि हम आज तक बड़ी तरक्की कर चुके होते। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी तारीख में कई दफा कोर्टों की तरफ से ऐसे फैसले आए जो कि बेहद प्रेशर में दिए। अच्छा, ये हम तो जाते जाते मैं चाहूँगा थोड़ा इस पर भी, आज क्योंकि साइफर केस में खान साहब पर फर्द जुर्म भी आयद हुई है, शावन कुरैशी साहब पर भी। अच्छा, एक लोग ये समझ रहे हैं कि जी तोशा खाना में चूँकि खान साहब को सज़ा हुई, उसके बाद वो सज़ा रोक दी गई है, उसके बावजूद भी रिहाई नहीं हुई, और इस साइफर केस चल रहा है, शायद इसकी क्या वजूहत हैं कि रिहाई नहीं हो रही? हालांकि वो तो उड़ा कर रख दिया था तोशा खाना वाला केस। तो नहीं, वो उसकी वजह यह है कि उनको साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था, और यही प्रोग्राम है कि अभी बाकी केसेस में गिरफ्तार नहीं कर रहे। सिर्फ कोशिश ये है कि खान साहब को जितनी देर तक जो है इनका बस चले उनको अंडर अरेस्ट रखा जाए। और इस वक्त तो वो साइफर केस में कस्टडी में है, तोशा खाना में तो कस्टडी में नहीं है, क्योंकि तोशा खाना का जो केस है वो तो सस्पेंड हो चुका है, और अब वो इस वक्त कन्विक्टेड प्रिजनर नहीं है बल्कि एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है। और साइफर केस जो है उसकी चूंकि प्रोसीडिंग्स इस वक्त चल रही हैं, तो वो अच्छा, फर्द जुर्म के बाद सर, हैं। बैरिस्टर साहब जाते जाते बता दीजिए, फर्द जुर्म जो आयद हुई है, तो अब ये केस किस तरह चलेगा? देखिए, फर्द जुर्म आयद होने के बाद इसके ऊपर एविडेंस रिकॉर्ड होगी। एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद इसके ऊपर 342 का खान साहब का स्टेटमेंट होगा, जिसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और फिर कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज द वेरी एंड इंडाइटमेंट इज द वेरी फर्स्ट जो पार्ट्स हैं किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के, वो होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में, मैंने जहां तक वो चालान की कॉपी मुझसे शेयर हुई, मैंने जहां तक उसको पढ़ा है, मैं अली सरवर साहब ये समझता हूं कि इस केस में भी कोई ज्यादा सब्सटेंस या मटेरियल नहीं है। अच्छा। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं, और मुझे ये लगता है कि ये बड़ी जल्दी जो है वो खान साहब को इस केस में भी बेल मिल जाए। नहीं तो फर्द जुर्म के बाद आप केस तेजी से आगे बढ़ेगा आपको लगता है, या इस पर तारीख पे तारीख होगी? देखें, आई होप कि जो तोशा खाना के अंदर जो जल्दी दिखाई गई थी वो जल्दी तो इसके अंदर ना दिखाई जाए, वन कैन ओनली होप। लेकिन बात यह है कि ट्रायल जो है उसको ज्यादा डिले भी नहीं होना चाहिए, और नॉर्मल कोर्स जो है किसी भी ट्रायल का, मेरे ख्याल में वो 5 से 6 महीने जो है इसको कम से कम जो है ये चलेगा। लेकिन इन द मीन टाइम मैं ये समझता हूँ कि चूंकि अब जो है तमाम जो ज़ाब्ते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस से पहले के वो मुकम्मल हो चुके हैं,
वो पूरे हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में खान साहब इज नाउ इंटाइटल्ड टू बेल एज दिस इज नाउ अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी एंड इट इज ओनली द कोर्ट ऑफ लॉ दैट विल डिसाइड वेदर खान साहब इज गिल्टी और नॉट। और उनको बिहाइंड द बार्स नहीं रखा जा सकता सिर्फ इस शक में कि ही माइट बी गिल्टी, दैट इज ही इज राइट कि उनको इसमें अब बेल मिल जाए। अच्छा, आप समझते हैं कि फर्ज जुर्म के बाद भी अब बेल मिल सकती है उनको? और एविडेंस सारी चालान की कॉपी अगर आपने पढ़ी है तो आप बतौर कानूनदान ये कह रहे हैं कि ख़ास आपको लगता नहीं है कि एविडेंस इस तरह के मौजूद होंगे? जी, वो अभी तक तो मुझे यही समझ नहीं आया चालान पढ़ के कि केस है क्या। क्या केस ये है कि खान साहब ने कॉपी अपने पास रख ली, या केस घुमा ये दी, वो कहते है हैं कि इतना कि अहम खान साहब डॉक्यूमेंट था, ने घुमा जलसे क्यों में दिया? जाके उसके उसके कंटेंट्स बता दिए। तो ये तो कोई बात समझ ही नहीं आ रही। और मैंने अपनी जिंदगी में ये पहला ऐसा ट्रायल देखा है अली सरवर साहब, बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूं, कि जिसके अंदर जो है वो बजाय इसके कि कोर्ट के आगे आके और विटनेसेस जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराएं जिसके बाद उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो, इस केस में 164 पे 164 आ रहे हैं। पहले आजम खान का 164 आ गया, बिल्कुल। उसके बाद अब असद मजीद का 164 आ मजीद गया। मजीद भी आने हैं और ये सर। 164 किन किन सर्कमस्टांसेस में हो रहे हैं अली सरवर साहब, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन सर मजीद भी 164 के बयानात आने हैं तो इससे असर नहीं पड़ेगा? जी, वो तो मजीद टॉक शोज भी आने हैं, मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आनी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उससे कोई असर पड़ रहा है। अच्छा, केस पे असर नहीं पड़ता 164 का? देखिए 164 जनरली तो एक बड़ा क्योंकि यानी उसकी माजी में तो, रेपुटेशन है। क्योंकि माजी का तो बड़ा अच्छा खुशगवार नहीं रहा। 164 का बयान डार साहब का भी था, कुछ नहीं हुआ। जी, लेकिन वो देखिए ना 164 का जो बयान था उसकी तो आपने कोई रेपुटेशन छोड़ी नहीं। इसकी वैसे जनरली तो बड़ी रेपुटेशन ऑर्डिनरी केसेस में होती है, लेकिन उन केसेस में जहां पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मौजूद हो उसमें तो इसकी एज सच कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि अंग्रेज ने तो बड़ा अच्छा सिस्टम बना के दिया था। उसने तो कहा था कि पुलिस चूंकि बेईमानी कर सकती है तो मजिस्ट्रेट के सामने इसको जो है रिकॉर्ड करा लिया जाए। और साइफर हमने तो उसकी सर, भी कोई सेंसिटिविटी नहीं छोड़ी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया वैसे साहब आपका। और मैं जाते जाते ये भी बताऊं आपको कि हैरान कुन जो हमारे यहाँ इस केस को समझा ही नहीं जा रहा अब तक तो साइफर को सही तरह से, कि मरियम बीवी ने तो ये कहा था साइफर के हवाले से, यकीन कीजिए कि ये हमारे लीडरान हैं, वो कह रही थी कि जी अब देख लीजिए खान साहब ने जो कुछ किया है अब तो दुनिया हमें साइफर लिखेगी ही नहीं। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मरियम बीबी जो है सीनियर प्रेसिडेंट हैं नून लीग की और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, और यानी कि साइफर के हवाले से मतलब लीडरान को मालूम नहीं है कि साइफर है क्या और दुनिया लिखती है नहीं लिखती, कौन लिखता है, क्या होता है। बहरहाल जी, ये सारा आज का हमारा प्रोग्राम था। खासतौर पर हमने बात की सुप्रीम कोर्ट ने जो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार दिया है, इस हवाले से, जिस हवाले से खासतौर पर एतजाज हसन साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि इसे सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए। लेकिन आर्मी एक्ट की शिकें, बाज़ शिकें ऐसी हैं जिसमें मारूफ एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब और हमारे मेहमान ने भी, बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने भी कहा कि बाद शिकें ऐसी हैं आइन की जो कि मुतसादिम है आइन पाकिस्तान से। ज़ाहिर इस पर भी हम इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मरने के बाद।